चौधरी वो चौधरी था यार। केर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। आज टीवी के दरवाजे पे पहली मर्तबा स्टील की गोलियां चली। मैं शायद चंद सेकंड्स पहले निकला था, तो मैंने चौधरी को कॉल किया। चौधरी साहब ने तो मुझे कहा हाँ भाई और लेगा इंटरव्यू। ना घबराए हैं ना वो पीछे हटे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो आदमी अभी भी अपने क्लैशन और अपनी सिगरेट लेके वो बगैर जैकेट के शलवार कमीज में सिंपल खड़ा हुआ। बोला खुदा को पता है मेरे जाने का टाइम, मेरे रहने का टाइम। तो मर्दानगी और बहादुरी वैसे भी उनकी शख्सियत से जोड़े जाते हैं। इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ, ये मेरे पे अटैक करें। टीटीपी बहुत परेशान थी चौधरी साहब से, बहुत ज्यादा आई। कराची के इलाके ईसा नगरी में दहशतगर्दों ने आज फिर खून की होली खेली। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। चौधरी असलम का ताल्लुक ज़िला मानसेरा से आगे डोडियाल गांव है, वो वहाँ पैदा हुए थे। फिर उसकी प्राइमरी स्कूल की कंप्लीट होने के बाद वो कराची शिफ्ट हो गए थे। एफएससी क्लियर किया तो मेडिकल की लाइन थी। बहरहाल हमारे कुछ पुलिस के अंदर पहले से डीआईजी लेवल के लोग थे। जब वो चौधरी असलम से मिले तो उन्होंने कहा डॉक्टर कामयाब नहीं होगा, ये पुलिस अफसर बहुत कामयाब जाएगा। तो लिहाजा इस तरह उनकी पुलिस के अंदर एएसआई के तौर पे 84 में एंट्री हुई। फिर इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जब हुकूमतें चेंज होती सज़ा के तौर पे इनको सिंध फेंक दिया जाता, मिठी, कंडियारो, शिकारपुर। और जब इनकी ज़रूरत पड़ती, कराची में मसले बनते, तो इनको कराची शिफ्ट कर दिया जाता था। पहली बार जब वो एसएचओ बन कर आए तो उनको गुलबहार थाने का चार्ज मिला। उसके बाद उन्होंने 94 में ऑपरेशन लीड किए। काफ़ी उस वक्त कराची के अंदर बड़ा अजीब आलम था कि लोग दिन को भी निकलते हुए डरते थे। चौधरी साहब की सबसे बड़ी वजह शोहरत तो ये थी कि वो बड़ा दिलेर पुलिस अफसर था, उतना ही अच्छा वो तफ्तीशी भी अफसर था। मतलब ऐसा अबूर हासिल था उनको इन्वेस्टिगेशन पे। कोई केस आ जाए ऐसे इसको यूं करना है, इसको ये करना है, ऐसे करना है, इसमें ये सेक्शन लगेगी, उसमें ऐसे लगेगा, ये होगा, वो पूरा मिनटों के अंदर वो पूरा केस बना के दे देता था कि भाई इसको इस तरीके से चला लो। जो उनका काम था, ज़ाहिर है कि वहाँ रोबदाब की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर वो चाइना टोपी रख करके और अपीयर होते तो कौन उनकी उस पर यकीन करता। तो मर्दानगी और बहादुरी वैसे भी उनकी शख्सियत से जोड़े जाते हैं। रोबदाब उनका रख रखाव भी वैसे ही था, उनकी बातचीत करने का अंदाज भी वैसे ही था। ना घबराए हैं ना वो पीछे हटे, हत्ता कि जाम शहादत तक। और आखिरी रात भी उन्होंने इनकाउंटर किया। वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हाँ, उसने काम इतना किया है कि उसके इनकाउंटर इतने ज़्यादा हुए कि लोग मरे। कितने ऐसे गनमैन थे, कितने उनके साथी एसएचओ, कितने सारे हैं जो शहीद हो गए। तो वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या होता है, उसका माइंड यही था ना कि भाई लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। इनकाउंटर तो सबसे ज़्यादा उन्होंने तालिबानों के किया। अगर छोड़ें तो भी अवाम के लिए मसला, और कोर्ट में गवाही देने वाले नहीं होते। तो उसने उलमाए दीन के राब्तों से होते हुए ये काम किए। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी तस्दीक हुई है कहीं से। बोला आप क्या समझते हैं चौधरी असलम को? मुझे कर्नल ने कहा। ये सब बातें हैं कि जी वो किसी और ने मार के दे दिया और वो बोलेगा हाँ चौधरी वो चौधरी था यार, वो कोई चलता फिरता टुच्चा थोड़ी था कि वो कोई मार देगा और उठा के वो उसको बॉडी दे देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता यार। चौधरी कोई वाहिद आदमी था कि जिसने बंदा नहीं मारा और पहले से बंदा मार करके दिया जाता था। रावण बार क्या करता था? रावण बार इतना बड़ा बहादुर था कि उसने 400 आदमी खुद ही ठिकाने लगा दिए थे। और वो जिस पे रहमान डकैत वाला जो मामला था, वो चौधरी असलम। अब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फिर सवालात तो बहुत सारे हैं। तो उस वक्त ये था कि खौफ का एक था, लोग मतलब ये पता नहीं होता था कि हम जा रहे हैं, वापसी हम आएंगे घर पे या नहीं आएंगे। तो उन कार्रवाइयों में अक्सर ये होता था कि चौधरी असलम ने आज फलां जगह जो है कार्रवाई की है। हमारे लिए वो भी एक हीरो थे, क्योंकि वो एक अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे उस हालात में कि जैसे लियारी को उस वक्त एक गैंगवार का नाम दिया गया था। देखें, चौधरी असलम की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ डार्क शेड्स में हैं। वो जिस तरह के ट्रेड में थे, जो काम उनका था, जाहिर है कि वो आउट ऑफ शेडो तो रह नहीं सकता था। उस पे शक के साए भी थे। आवाम को उनके हवाले से शुकूक शुबात का सामना भी था। असलम ने 37 उम्र की तौबा का दरवाज़ा इसने पास किया सुबह में। शाम में मेरा तवाफ़ चला तो मैंने कहा असलम आज मेरे दिल में एक बात है।
मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कैसे चलूँ, ये काबा, ये खुदा और मट्टी के अंदर इंसान का जिस्म जाता है। जो मैंने ज़िंदगी में चौधरी असलम मेरे साथ कभी नहीं बोल सका। इसने मुझे यूं करके, लोगों ने देखा खींचा वो पूरी रो, बोला एक गवाह है, खुदा का घर है, मैं दर झूठ कभी नहीं बोलूँगा। तुम देखना मेरी शहादत की मंजिल, और मुझे खुदा ने मुजाहिद पाकिस्तान का बना कर भेजा है। अब तुम बोलो मेरे साथ दोगी या नहीं। मैंने कहा दे तो रही हूँ। बोले नहीं, आपको बीच में कभी कभी फीवर हो जाता है ना बच्चों के लिहाज से। मैंने कहा माँ भी तो हूँ ना। उनके नेटवर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आज हम कहते हैं ना कि जी टेक्निकल असिस्टेंस, उससे ऊपर भी एक चीज़ होती है जो मिसिंग है, वो थी जो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है? जो आपका मुखबरों का जाल, यहाँ ये वारदात हुई है, यहाँ ये होने वाला है, यहाँ ऐसा हुआ, या ये वारदात हुई है तो ये किसने की, कौन इन्वॉल्व है, वो चौधरी साहब को 2 मिनट में कॉल आ जाती थी। के नाम बहुत ज़्यादा जब सुना गया, जब मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी लियारी में, मतलब ये था कि किसकी कार्रवाई यहाँ पे लियारी में आज ऑपरेशन हुआ है, फ़लाँ जगह आज मखसूस जगह पुलिस ने कार्रवाई की है, किसने की है? चौधरी असलम ने की है। तो उस वक्त मतलब ऐसे हालात थे कि वो एक नाम गूंज रहा था, चौधरी असलम फोर्स के हवाले से। पहला इंटरेक्शन उस वक्त हुआ कि जिस वक्त मुख्तलिफ आईजीज़ से मैंने इंटरव्यूज़ में चौधरी असलम के हवाले से कुछ मुतनाज़ सवाल किए। किसी आईजी ने चौधरी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। उस पर मेरा शक जो है वो गहरा होता गया कि चौधरी असलम कहीं और ही की मखलूक हैं। बहुत दो बड़े नाम हैं, मैं नाम कोट नहीं करता, मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि सर चौधरी इतना निकल करके कैसे आया इस पूरी सारी सिनेरियो में, और कोई आम अफसर उसकी कारकर्दगी जो गहना जाती है, चौधरी साहब हर जगह हीरो बन करके निकलते हैं और आप सब जो है वो कॉमेडियन साबित होते हैं। तो उनका जो है वो बड़े गुस्से के आलम में ये कहना था कि चौधरी को बाकायदा बनाया गया है। फाइनली वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल, चौधरी असलम दूसरी तरफ थे। उन्होंने बहुत ही गुस्से के आलम में मुझसे कहा कि यार क्या तुम इधर उधर जा करके और जो है वो लोगों से मेरे बारे में पूछते फिर रहे हो, सीनियर से, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपसे मिलने का मौका बहाना ढूंढ ही रहा था, आप मुझे बताइए कब आना है। फिर एक दिन तारीख तय हुआ और हम चौधरी असलम के पास CTD में जहाँ वो बैठा करते थे, फिर हम वहाँ पहुँचे। आपने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन हमला करने वालों की नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप कैमरा देख के इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं या उस रोज़ आपकी दवा का नागा हुआ था? ये मामला क्या है? अचानक असलम की कॉल आती है, कहाँ हैं आप? बोला किस जगह पे है? मैंने कहा ज़ियाउद्दीन में आ रही हूँ। बोला रुको मैं भी पहुँच रहा हूँ। कुछ बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अपनी वालदा से कहा कि चौधरी अंकल आए, एक ऑटोग्राफ। इसने कोई ऑटोग्राफ दिया। जैसे ये थोड़े से कदम 8-10 कदम दूर था, इसको एक कॉल रिसीव होती है। इसके चेहरे के जाविये बदलते हैं। इसने आगे मेरा ड्रिप तोड़ा और मुझे वहाँ से जल्दी की तरफ बाजू से पकड़ा ले गया। मैं पूछ रही हूँ क्या माजरा है, मेरा अभी आधा ड्रिप रहता था। बोला ठीक हो जाएगा बस। गाड़ी 180 की स्पीड पे थी। तो मैंने कहा मेरे जितने देखने लगे हैं तो सारे तुमने किया क्या ऐसा? बोला कुछ नहीं, मुझे घर आना था, छुपा रहे थे मुझसे। 8 महीने के बाद पता चलता है कि वो कॉल जो थी ट्रेस हुई तालिबानों की। अगले 3 मिनट हम वहाँ रुकते तो हॉस्पिटल को ये बम ब्लास्ट उड़ा देते। TTP बहुत परेशान थी चौधरी साहब से, बहुत ज़्यादा। इवन कि उनके हाई लेवल के उनके जो लोग थे वो डायरेक्टली कॉल करके चौधरी साहब को कॉल करके थ्रेट देते थे। ये वो आदमी था जो उल्टा उसको बातें सुना रहा था, तो वो आगे से उसको कह रहा था कि यार तमीज़ से बात करो, गालियाँ नहीं दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इसने कंटिन्यू 20 मिनट गालियाँ दी, जिसमें इसने ललकार दिया उनको कि कराची आ जाओ, मेरे हत्थे लगे तो मेवा शाह कब्रिस्तान में गाड़ दूंगा और कराची क्लियर करने के बाद वज़ीरिस्तान पे कफन बांध के उतरूंगा। कोई बंदा ऐसा है जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको इंटरोगेशन कर रहे हैं और वो नहीं खुल रहा है, तो हम मजाक में बोलते थे कि यार चौधरी साहब को बुला के लेके आओ। तो वो चौधरी साहब आते थे और सबसे पहले तो कहते थे पट्टी खोल दो इसकी आँखों की। तो हम बोलते थे नहीं पट्टी नहीं खोलना। बोला यार खोलो पट्टी, कुछ नहीं होता। उसको एक ही जुमला बोलते थे, जानता है मुझे कौन हूँ मैं? आप यकीन करो वो तोते की तरह बोलना शुरू करता था, तोते की तरह बोलना शुरू करता था कि फला ये वैसे, हर चीज़ वो नाम सुन के उसको समझे ना, उसका तरह निकल जाना जिसे कहते। उस इंटरव्यू के बाद फिर ये हुआ कि जब एक शाम हम घर जल्दी आने के चक्कर में थे, तो आज TV के दरवाजे पे पहली मरतबा स्टील की गोलियां चली
میں شاید چند سیکنڈز پہلے نکلا تھا. جب میں گھر آیا تو پھر میری وہ سورس کے جنہوں نے چودھری اسلم کو لائن اپ کرایا تھا ان کے پاس چودھری کا فون آیا تھا. انہوں نے مجھے فون کیا, ایک نمبر دیا کہ عارفین فلاں نمبر سے فلاں آدمی کے اس نمبر پہ کال کرو, چودھری مجھ سے بات کرنی ہے. تو میں نے چودھری کو کال کیا. چودھری صاحب نے پھر مجھے کہا ہاں بھائی اور لے گا انٹرویو, اور یہ ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا سوال تھا, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر بعد میں چودھری نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اس انٹرویو کا خمیازہ تھا جو مجھے اس حملے کی صورت میں, جو خیر میں نے نہیں فیس کیا, جو ان بیچاروں کو فیس کرنا پڑ گیا. 3 دن تک جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کی سی کیفیت تھی. میں دفتر میں جا نہیں سکتا تھا. دفتر نے میرے ساتھ بہت رعایت یہ کی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 3 دن تک گھر رہیے, اگر آپ کو مار دیا گیا تو فی امان اللہ, اور اگر آپ بچ گئے تو انشاءاللہ آ جائیے گا آپ. لیاری گینگ وار ایک اندرونی کراچی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ایریے تک کا معاملہ ہے. وہ بھتہ کلیکشن, مرڈر, اغوا برائے تاوان کے کیسز ہوتے تھے. لیاری آپریشن میں ساتھ تھا ان کے, چاروں طرف سے گولیاں آ کے لگ رہی ہمیں APC میں. ہمیں پتا تھا کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ آدمی ابھی بھی اپنے کلاشن اور اپنی سگریٹ لے کے وہ بغیر جیکٹ کے شلوار قمیض میں سمپل کھڑا ہوا. جیکٹ کا وہ اس کو مائنڈ ہی نہیں تھا ان کا چیزوں کا, پتہ نہیں کیا اللہ نے اس کو دل دیا تھا. وہ لیاری آپریشن بھی جب ہوتا رہا, جب میں خود اس کی کوریج کے لیے جاتا رہا ہوں, جمہوریت بہترین انتقام ہے کا مظاہرہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جیسے کہ اب ہوتا ہے. ایک طرف سے چودھری اسلم کو پوری پولیس فورس دے کر کے اور گھسا دیا تھا لیاری میں, اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ اپنے چیلوں کے ساتھ موجود تھے. خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی دن میں نے چودھری اسلم کو وہاں فائرنگ کرتے, لوگوں پہ جو ہے وہ گرجتے برستے دیکھا, اور اسی دن میں محض چند ساعتوں کے فرق سے میں نے وہاں جا کر کے عزیر بلوچ سے, ظفر بلوچ سے, ان کے پورے گینگ سے ملاقات کی. وہاں پہ میں کئی گھنٹے رہا بھی, ہم نے لیوش قسم کا کھانا بھی کھایا, اور میں نے پھر اس کے بعد چودھری سے بھی یہ سوال کیا تھا, عزیر بلوچ سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت اور اسی کو رپورٹ کرتی ہے سندھ پولیس, اسی کی نگرانی میں ایک آپریشن ہو رہا ہے, اور ایک آدمی کی جس کے اوپر چارج ہے کہ وہ سندھ حکومت کے کچھ ایلیمنٹس اس کو جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں. عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک ساتھ یہ سارا تام جام ہو کیسے رہا ہے. تو اس پہ چودھری اسلم نے تو ریفیوٹ کیا. عزیر بلوچ کے پاس مسکراہٹ کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. 8 دن کا آپریشن جب ہوا تھا, ہم بھی یہاں پہ رہ رہے تھے, تو 8 دن کا آپریشن چیل چوک سے اسٹارٹ ہو کے چیل چوک پہ ہی ختم ہو گیا تھا. ایسے نہیں تھا کہ وہ مطلب پورے لیاری میں کہیں پہ بھی کاروائیاں ہو رہی تھی 8 دن کے آپریشن میں, ایسا بالکل نہیں تھا. جیسے میں خود مطلب جاب پہ جاتا تھا, آفس جاتا تھا میں, تو لوگ کہتے تھے آپ کس طرح آ رہے ہو, کہ وہاں پہ ہم سن رہے ہیں لیاری میں حالات ایسے ہیں, لیاری میں حالات ایسے ہیں. عزیر میں یا کسی میں اتنی جرأت تھی کہ وہ کھڑے رہتے تو آ جاتے نا سامنے پہ, ٹھیک ہے ان کے لڑکے لڑ رہے تھے, مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے وہ گلی کے کونے پہ. آپس میں ایک لڑائی ہوتی ہے, ایک گھر پہ بھی 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک ایسی لڑائی تھی جس کو گینگوار کا نام دیا تھا. معشوق گروہی جو تھا بیسکلی فرنٹ پہ ہمیشہ وہی رہتا تھا, تو وہ ظاہر سی بات ہے سب نے یہی کہا, جو کڈنیپ ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ معشوق گروہی ہے. اور انکاؤنٹر کیا تھا ناصر الحسن نے, یہ میرے گھر پہ دن کے 3 بجے آئے, یہ ہو گیا ہے. اس نے تھوڑی سی گالیاں دیتے ہوئے نکلا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے. وہ معشوق گروہی کا رشتہ دار ہی تھا جس نے پوری سٹوری معشوق گروہی کی سنا دی. مورچری جو سرد خانہ ہوتا ہے, باڈی جب وہاں رکھی تو لڑائی ہو گئی ناصر الحسن کی اور ایس پی کی کہ یہ میں نے کیا, میرا میں. تو اسلم کو جذباتی اس نے کہا کسی نے نہیں کیا, میں سربراہ ہوں. چودھری اسلم نے سائن کیے. چودھری کا قصور اتنا تھا کہ اس نے سائن کیا. بس وہ ایک غلطی ہوتی ہے انسان سے, کیونکہ غلطی صرف نہ کرنا تو وہ تو اللہ کی ذات ہے یا اس کے فرشتوں کا ہے. مگر وہ 18 ماہ جیل میں رہے, مگر میں نے آج تک کبھی وہاں پہ بھی ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا. وہ جیسے اپنے آفس میں ٹہلتے رہنا اور ہنستے رہنا, باتیں کرتے رہنا, وہی اسٹائل ان کا جیل میں بھی تھا. ایک ہفتہ پہلے سے وہ عجیب سی باتیں ہونے لگ گئیں. میں نے کہا سچ بتاؤ. بولا کوئی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں تھریٹ کا. بہت سخت مطلب فائنلی اس کی تھریٹ تھے. بولا خدا کو پتہ ہے میرے جانے کا ٹائم, میرے رہنے کا ٹائم. اپنی بیٹی سے کہا دیکھو منائل, آپ اپنی ماما کو سمجھائیں 80% کراچی پاک کر دی. اب یہ چاہتی ہے کہ ایسے حالات میں, اس کو پتہ نہیں کس نے بات کر دی. میری سسٹر بھی کہتی ہے نورین آج چودھری اسلم کا چہرہ کچھ عجیب بھی تھا, میں ڈر رہی ہوں. ایک جھلک بہت. یہ جانے سے پہلے پھر کہتا ہوں مجھ سے ناراض تو نہیں. میں نے کہا دیکھو چیزیں لیک ہیں تمہاری, تم یہ مانو نہ مانو. یہ باتیں ساری ہوئیں. اس نے مجھ سے کہا حق بخش تو اپنا, میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے.
बोला दिल से? मैंने कहा हाँ, तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फिर इसने कहा कि अब मुझसे नाराज़ ना होना, तेरे साजन की किसी गली में शाम भी हो जाएगी। निकला, फिर कुछ सेकंड की बात, फिर इसने मुझे, हम रास्ते में कभी कनेक्ट नहीं होते, नौरीन मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुमसे कहीं मुलाकात करूं। मैंने कहा नहीं असलम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल मिलते हैं। बोला बात सुनो, खुश रहना, तुम्हारे चौधरी का खुदा हाफिज़। ब्लास्ट हो जाता है 1 मिनट के अंदर।